Welcome once again. Our today's topic genealogy poem by Sujata Bhatt. सुजाता भट्ट को एज अ पोइट हमने इंडियन राइटर की सीरीज़ में डिस्कस किया था कि सुजाता भट्ट जो हैं वो एक एज अ इंडियन राइटर किस तरह की हैं और सुजाता भट्ट की जो फेमस पोइम्स हैं या उनका जो राइटिंग स्टाइल है, उनके वर्ड्स की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं और वो एक एज अ पोइट किस तरह ग्रो हुई, उनको हमने डिस्कस किया है। या एक शॉर्ट रिकैप ले लेते हैं कि सुजाता भट्ट जो हैं वो अपनी मेजर थीम्स यानी कि कल्चर, वुमेन राइट्स और इसके साथ साथ इंटरपर्सनल रिलेशन के बारे में जानी जाती हैं कि इनकी पोइट्री एज अ फेमिनिस्ट पोइट्री के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि इनके वर्क्स में वुमेन पर किए गए ऑपरेशन या जितने भी उनके ऊपर जो भी उनके ऊपर वायलेंस किया जाता है, इस चीज़ को वो अपनी पोइट्री में एक्सप्लेन करती हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। वो हर चीज़ को क्लियर कट अंदाज में एक्सप्लेन करती हैं। अब इनकी ये जो पोइम है जीनियोलॉजी, सबसे पहले टाइटल को डिस्कस करते हैं कि टाइटल यानी कि वर्ड जीनियोलॉजी इसका मतलब क्या होता है। जीनियोलॉजी कहते हैं कि ये एक स्टडी होती है हमारे शजरा नस्ब की, यानी कि हमारे जो फादर हैं, ग्रैंड फादर हैं, यानी कि हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, उनके एंसेस्टर्स, उनकी स्टडी को हम जीनियोलॉजी कहते हैं। अब जीनियोलॉजी को सुजाता भट्ट अपने अंदाज में किस तरह लेती हैं। अब इस पोइम को समराइज़ करने से पहले एक जो मेजर कॉन्सेप्ट इस पोइम के अंदर है उसको डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर इन्होंने एक ह्यूमन प्रोडक्शन के बारे में बताया है कि एक न्यू बॉर्न चाइल्ड है, उसकी जो डेवलपमेंट है यानी उसकी प्रोडक्शन है उसको किस तरह होती है। उसके लिए इन्होंने एक मेल स्पर्म और फीमेल एग के बारे में उस चीज़ को अपने फर्स्ट स्टैंजा में बताया कि किस तरह इन दोनों के मिक्सचर से एक जो नए ह्यूमन है उसकी किस तरह प्रोडक्शन होती है। अब इस पोइम का जो फर्स्ट स्टैंजा है, इसके अंदर एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र यानी कि 4 साल है और वो सुजाता भट्ट की एक इकलौती जो है वो बेटी हैं। अब वो ये उनके थ्रू ये पोइम जो है वो नरेट कर रही हैं सुजाता भट्ट कि उनकी जो बेटी है वो अपनी मदर से कहती है कि वो अपनी पैदाइश से पहले अब यानी कि अपनी मदर सुजाता भट्ट के वॉर्म में थी इन द फॉर्म ऑफ एग। और इसी तरह जब वो उनकी मदर यानी कि सुजाता भट्ट अपनी पैदाइश से पहले उनकी ग्रैंड मदर यानी कि आजी के वॉर्म में थी इन द फॉर्म ऑफ एग। और इस चीज़ को वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक फातहाना अंदाज में चीज़ को एक्सप्रेस करती हैं कि उनके लिए ये चीज़ एक काबिल एहतराम है कि वो अपनी पैदाइश से पहले अपनी मदर के वॉर्म में थी और उनकी मदर वो अपनी पैदाइश से पहले उनके वॉर्म में थी। अब यहाँ पर जो है उनकी डॉटर हैं वो अपनी ग्रैंड मदर के लिए ग्रैंड मदर का वर्ड यूज़ करने की बजाय वो यहाँ पर आजी का वर्ड यूज़ करती हैं। इसका मतलब है, हमने भी डिस्कस किया था और जब हमने इसको एज अ पोइट इनको डिस्कस किया था तो उसके अंदर हमने इस चीज़ को भी हमने एक्सप्लेन किया था कि जो सुजाता भट्ट हैं उनकी जो पोइट्री है वो मिक्सचर है गुजराती और इंग्लिश लैंग्वेज का, क्योंकि जो पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स होती हैं, क्योंकि साउथ एशियन लिटरेचर में भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि साउथ एशियन लिटरेचर में आप जो भी राइटर देखेंगे वो जो भी वर्क लिखते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं वो अपने कल्चर या अपनी लैंग्वेज के वर्ड ज़रूर डालते हैं उसको इफ़ेक्ट देने के लिए, क्योंकि डिलिबरेटली ये चीज़ जो है उन राइटर्स के अंदर होती है कि वो अपनी लैंग्वेज या अपने कल्चर को डिनाई नहीं कर सकते। क्योंकि इसी तरह इसके अंदर भी सुजाता भट्ट ने जो वर्ड यूज़ किया आजी फॉर हर मदर, और जो उनकी डॉटर है वो अपनी ग्रैंड मदर के लिए ये वर्ड यूज़ करती हैं, तो इट्स मीन कि वो यहाँ पे ग्रैंड मदर की बजाय अपना कल्चर यानी अपनी लैंग्वेज उनको बताना चाह रही थी कि उनके कल्चर में ग्रैंड मदर के लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है। अब अगर हम इस स्टैंजा को एनालाइज़ करें कि यहाँ पर उनका इससे कहने का क्या मतलब है और वो फातहाना अंदाज में इस चीज़ को क्यों एक्सप्रेस कर रही हैं, क्योंकि जो सुजाता भट्ट हैं वो एक एज अ फेमिनिस्ट थी और अब उनका ये जीनियोलॉजी वर्ड पोइम को लेकर इसके साथ एक ह्यूमन प्रोडक्शन के बारे में जब ये फर्स्ट स्टैंजा में बताती हैं कि वो पैदाइश से पहले की जो इंसान है वो कहाँ होता है, तो यहाँ पर टोटली जो उनका कंसर्न है वो इस चीज़ पर है कि जो एक ह्यूमन प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा जो मेल यानी कि जो रोल होता है वो मेल की निस्बत एक फ़ीमेल का होता है, इसलिए वो यहाँ पर अपने फादर की बजाय या ग्रैंड फादर का वर्ड यूज़ नहीं करती, वो सिर्फ अपनी मदर और उनकी ग्रैंड मदर और उनकी रिस्पेक्ट के बारे में बात करती हैं।
स्टैंजा नंबर 2 में सुजाता भट्ट की जो डॉटर हैं वो उनके सामने एक ऐसी पेंटिंग शो करती हैं जिनके अंदर नाइट टाइम का एक सीन दिखाया गया है, यानी उसे पेंट किया गया है, जिसके अंदर मून के साथ साथ उन्होंने सन को भी हाईलाइट किया है। नॉर्मली अगर हम कोई ऐसी पेंटिंग देखते हैं जिसके अंदर एक नाइट सीन दिखाया जाता है, यानी कि रात टाइम पे जो सीन पेंट किए जाते हैं उसके अंदर मून के साथ साथ स्टार्स भी दिखाए जाते हैं, लेकिन और उन पेंटिंग्स में ऐसा होता है कि जो सन है उसको वहाँ से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर वो अपनी बेटी की क्रिएटिविटी और आर्ट के बारे में बताते हुए कहती हैं कि जो उनकी बेटी है उनको ये चीज़ पसंद आई कि उन्होंने मून के साथ साथ रात टाइम में सन को भी पेंट किया है। बेशक उन्होंने इसको डार्क शो किया है, ऐसा स्पॉटेड शो किया है, लेकिन ये उनकी क्रिएटिविटी है कि वो उसको शो करती हैं अपनी पेंटिंग में। इसके बाद उनकी डॉटर कहती हैं कि जो मरना है, यानी कि जो स्टार्स हैं वो एक एंजल की तरह होते हैं और जो इंसान को अपनी मौत से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद वो एक एंजल बन जाता है। और उसके बाद वो कहती हैं कि यानी कि हम जब एक एंजल बन जाते हैं या स्टार्स बन जाएंगे अपनी मौत के बाद, तो हम बआसानी जो है वो आसमान पे फ्लाई कर सकते हैं और इस चीज़ से हमें खुश होना चाहिए। और वो ये कहती हैं कि मैं इस चीज़ से खुश होंगी कि अगर मैं एक एज आ एंजल या फिर एक एज आ स्टार जो हैं वो आसमान उसको फ्लाई करूं और या फिर आसमान में रहूं। अब यहाँ पर इन्होंने एक मिथ दिखाई है कि इंडिया में नॉर्मली इस चीज़ पर बिलीव किया जाता है कि अगर आप इनके जो मज़हब है हिंदुज़म, उसमें ये चीज़ बताई जाती है कि अगर आप अपने रिलीजन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं तो जैसे कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है जन्नत और जहन्नम का, इसी तरह हिंदुज़म में नर्क और स्वर्ग का एक कॉन्सेप्ट होता है कि वो लोग जो अब रिलीजन के मुताबिक या नेक अमल करते हैं, अच्छे लोग होते हैं, तो वो मौत के बाद आसमान यानी कि उनकी जो रूह है वो एक एंजल बन जाती है और वो एंजल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्स में। अब वो यहाँ पर क्या बताना चाह रही हैं, हमने अभी ये जब इनको एज अ राइटर डिस्कस किया था तो हमने ये चीज़ उसके अंदर डिस्कस की थी कि वो एक एज अ फेमिनिस्ट भी हैं और एक फ्रीडम यानी कि फ्रीडम के एडवोकेटर भी हैं, कि वो फ्रीडम चाहती थी किसके लिए, वुमेन के लिए, क्योंकि इनका मेजर जो एक इनकी जो पोइट्री की बिल्ड इन्होंने पोइट्री अपनी किस चीज़ पर सेट की है वो इन 3 मेजर थीम्स पे है कि वुमेन्स के राइट्स के बारे में, अपनी जो इनकी इंडियन मिथ्स हैं उनके बारे में, कल्चर, और उसके साथ साथ इस चीज़ को बताने के लिए कि कौन से ऐसे गलत या मिथ्स हैं जो इनके साथ की जाती हैं। अब यहाँ पर वो इस चीज़ को एंजल के साथ या स्टार्स के साथ बताने के लिए इनका मकसद ये था कि एज अ सिम्बॉलिकली वो इस चीज़ को एक्सप्रेस कर रही हैं कि जो फ्रीडम है वो इंसान को मिलनी चाहिए, कि मरने के बाद जब हम एक एज अ एंजल या स्टार कन्वर्ट हो गए इजीली आसमान में फ्लाई कर सकते हैं, तो हम अपनी लाइफ में ही क्यों नहीं अपने कंट्री में इजीली जो है वो रह सकते हैं। अब यहाँ पर हम इस चीज़ को 2 तरीके से ले सकते हैं। एक इनका कल्चर, यानी कि कल्चर में जो वुमेन पर लगाई जाती हैं रिस्ट्रिक्शन, कि उनको फ्रीडम नहीं मिलती है उनको अपने उसके मुताबिक, और जो भी उनके फ़ैसले होते हैं उनके फैमिली की तरफ से किए जाते हैं एक्सेट्रा, इस तरह के कि एज यू नो कि इंडिया में जो मतलब मिथ्स होती हैं वुमेन के बारे में वो किस किस्म की होती हैं। तो अब एक तो इनका पर्सपेक्टिव ये हो सकता है, दूसरा ये कि वो इंडिपेंडेंस के बारे में भी कह सकती हैं कि हम अपने ही कंट्री में अगर हम खुद इंडिपेंडेंट नहीं हैं या हमारे पास इतनी फ्रीडम नहीं थी कि हमें अपने ही कंट्री को किसी और लोगों से मतलब कि आउटसाइडर से उसको फ्री करवाना पड़ा, उसके लिए हमें स्ट्रगल करनी पड़ी। तो वो लोग जो इन स्ट्रगल के अंदर यानी कि सारी इंडिपेंडेंस के वार में मर गए हैं, उनकी जो यानी कि उनकी जो सोल है वो आसमान में एक एज आ एंजल के तौर पे स्टार्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं और वो वहाँ पर अब इजीली फ्लाई कर पाएंगे अपने उस टाइम की बजाय कि जब वो यहाँ पर रहा करते थे। यानी कि वो लोग जो पार्टीशन से पहले या पार्टीशन के टाइम पर ऐसे क्राइसिस से गुजरे हैं कि जिन्हें वो सब इश्यूज़ फेस करने पड़े हैं, उनकी जो सोल है यानी उनकी रूह है अब वो एक एज आ एंजल कन्वर्ट होकर स्टार में ईज़िली आसमान में फ्लाई करेगी। और अब ये इस चीज़ पर यानी कि इस चीज़ को एडमायर करती हैं और इस चीज़ की ख्वाहिश करती हैं कि वो भी अब एक एज आ एंजल जो हैं वो अपनी मौत के बाद स्टार में कन्वर्ट होकर वहाँ पर रहें।
अब इसका जो थर्ड स्टैंजा है, लास्ट स्टैंजा, उसके अंदर जो सुजाता भट्ट की जो डॉटर है, जो ओवरऑल इस पोएम की नरेटर हैं, वो इस अब यहाँ पर वो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उनके फादर की तरफ मूव कर जाता है। वो अपने फादर से कहती हैं कि जब वो एक एज अ ग्रैंड मदर शो करवाई जाएंगी, यानी कि जब वो इस एज पर स्टेज में पहुँचेंगी कि वो एक ग्रैंड मदर होंगी और अपने जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं वो उनको आप उस टाइम पर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पर आप डेड हो चुके होंगे और आप एक एज अ एंजल बन के आसमान में फ्लाई करेंगे। और हो सकता है कि मे बी कि आप हमारी जो मतलब आप हमें हम ऊपर से देख सकते हैं, यानी कि आप हमारे जो मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे उनको आप इजीली देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो डायरेक्ट जाके लिंक करता है इस पोइम के टाइटल के साथ, कि यहाँ पर स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक एंसेस्टर्स की बात की गई है, हमारे अब्बा अजदाद जो होते हैं, यानी कि हम वो इस चीज़ को यहाँ पर एक्सप्रेस कर रही हैं कि जो इंसान है वो जब उसके जो बच्चे होते हैं, उसके बाद जब दोबारा उसके बच्चे होते हैं, उनकी क्या लाइफ है आगे से, उनकी क्या लाइफ थी, और जब वो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं और वो आसमान में उनको देख रहे होते हैं। यानी कि ये एक इनकी मिथ होती है इंडिया की, कि उनका ये बिलीव है कि उनके जो भी वो लोग हैं वो मरने के बाद एक एज अ एंजल जो है वो आसमान से उनको देखते रहते हैं। अब इस पोएम को एक और अंदाज से देखते हैं कि मेजर इसके अंदर जो इन्होंने एक थीम दिखाया है किस चीज़ का, फ्रीडम का, और फ्रीडम को उन्होंने किस चीज़ के साथ क्लैश के तौर पर दिखाया है, एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी के तौर पर हम उसको जानते